12 दिन, सिर्फ 12 दिन, और दुनिया का सबसे अस्थिर इलाका मध्य पूर्व एक बार फिर से युद्ध में खड़ा था। आसमानों में मिसाइलों की बारूद की चिंगारी थी। इजराइल के हवाई हमले, ईरान की जवाबी मिसाइलें और अमेरिका की बमबारी। यह युद्ध एक जटिल शतरंज का खेल जैसा चल रहा था, जिसमें दांव पर थी वैश्विक शांति, तेल की कीमतें और परमाणु हथियारों का भविष्य। ये कहानी है मिसाइलों की, साजिशों की और सत्ता की। ये कहानी है इजराइल, ईरान और अमेरिका की, 3 देश जिनके फैसले न सिर्फ अपने भविष्य को बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर दिख रहा था। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ और इसका अंत कैसे हुआ, या हुआ भी है कि नहीं? एक वक्त ऐसा भी था जब ईरान, इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के मित्र देश थे, लेकिन अब इतनी दुश्मनी कैसे बढ़ गई? आइए इस वीडियो में इन सारे पहलुओं को समझते हैं। बात है 1970 के दशक की। शाह मोहम्मद रजा पहलवी उस वक्त सत्ता में थे। ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते न केवल दोस्ताना थे बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी गहरे थे। उस समय शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। उस वक्त का शासन एक धर्मनिरपेक्ष और पश्चिम समर्थक था। इजराइल और ईरान दोनों ही मध्य पूर्व में अपने अपने कारणों से अरब देशों के प्रभाव में उग्रवादी ताकतों से भयभीत थे। इस साझा खतरे ने दोनों देशों को एक दूसरे के करीब लाया। यह रिश्ता केवल कूटनीतिक नहीं था बल्कि इसमें आर्थिक, सैन्य और खुफिया सहयोग भी शामिल था। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति ने न केवल ईरान की आंतरिक व्यवस्था को बदल दिया बल्कि उनके विदेशी संबंधों को भी पूरी तरह उलट-पुलट कर दिया। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और उनकी जगह आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना हुई। यह क्रांति न केवल एक राजनीतिक परिवर्तन थी बल्कि एक वैचारिक और धार्मिक क्रांति थी, जिसने ईरान की विदेश नीति को पूरी तरह बदल दिया। 1979 की क्रांति के बाद से ईरान और इजराइल के बीच संबंध पूरी तरह दुश्मनी में बदल गए। दोनों देश अब एक दूसरे को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध यानी कि प्रॉक्सी वार को समर्थन दिया, खासकर सीरिया, लेबनान और गाजा में हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों के माध्यम से। दूसरी ओर इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई गुप्त और प्रत्यक्ष कार्रवाइयां की, जैसे साइबर हमले और ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याएं। जहां शाह के समय में ईरान और इजराइल साझा हितों के लिए एकजुट थे, वहीं इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के हित पूरी तरह टकराने लगे। इजराइल को मध्य पूर्व में पश्चिमी साम्राज्यवाद का प्रतीक माना जाता है, जबकि ईरान को एक इस्लामिक ताकत के रूप में देखा जाता है। इस कहानी का असली खलनायक या नायक या आप पर निर्भर करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में 2000 के दशक में दुनिया को पता चला कि ईरान गुप्त रूप से यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है। ये वो प्रक्रिया है बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है और परमाणु बम बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इजराइल के लिए रेड अलर्ट था। उनके नेताओं, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार कहा कि परमाणु सशस्त्र ईरान उसके देश के लिए अस्तित्व का खतरा है। ईरान ने हमेशा कहा कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन पश्चिमी खुफिया एजेंसियों CIA, MI6, मोसाद का मानना था कि ईरान बम बनाने की राह पर है। लेकिन 2015 में JCPOA ईरान परमाणु समझौता के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया और बदले में उसे आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिली। लेकिन 2018 में कहानी में एक नाटकीय मोड़ लिया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने JCPOA को इतिहास का सबसे खराब समझौता करार दिया और अमेरिका को इससे बाहर निकाल दिया। यह इजराइल के लिए एक जीत थी। नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, लेकिन यह जीत अकल्पनीय थी। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गिरा दिया। तेल निर्यात ठप हुआ, मुद्रा की कीमतें गिरी और ईरान की जनता त्रस्त हो गई। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने JCPOA की शर्तों को उल्लंघन किया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यूरेनियम संवर्धन की सीमा बढ़ाई और सेंट्रीफ्यूज की संख्या में इजाफा किया। इजराइल के लिए यह खतरनाक मोड़ था और इजराइल की नजरें इस पर टिकी थी। इन्हीं सब टकराव से शुरू होता है 12 डेज वार। 13 जून 2025 की रात के अंधेरे में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजरायली जेट्स ने ईरान की नताज, फोर्डो और इफहान परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की। इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि यह हमला इतना सटीक था कि ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली को भनक तक भी नहीं लगी। इसराइल का कहना था कि यह हमला ईरान को परमाणु हथियार बनाने के लिए रोकने के लिए जरूरी थे, लेकिन तेहरान में धमाके ने सिर्फ इमारतें ही नहीं
बल्कि लोगों की जिंदगियां भी तबाह की। ईरान ने भी इस हमले का जवाब दिया। अगली रात सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इसराइल की ओर दागे गए। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम भी उन मिसाइलों को नहीं रोक सका। तेल अवीव और यरूशलेम के बाहरी इलाकों में मिसाइलें गिरी। इससे इसराइल को भी भारी नुकसान हुआ। ये सिलसिला चलता रहा। फिर आता है 22 जून, युद्ध के 9वें दिन। कहानी में एक नया मोड़ आता है। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। B-2 बॉम्बरों ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर बंकर ब्लास्ट बम गिराए। राष्ट्रपति ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु सपनों को हमेशा के लिए कुचल दिया है, लेकिन ईरान का कहना है कि इस हमले से उनके परमाणु प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने इसे युद्ध की घोषणा कहा। जवाब में उन्होंने कतर में अमेरिका अल अदीद एयरबेस पर मिसाइलें दागी। हमला नाकाम रहा, लेकिन संदेह साफ था कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। फिर 24 जून को ट्रंप ने ऐलान किया कि युद्ध विराम शुरू हो गया है। ईरान ने कहा कि उसने दुश्मन को झुकने पर मजबूर किया है, लेकिन ये शांति कितनी नाजुक थी। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने फिर से हमला किया तो जवाब और सख्त होगा। इन 12 दिनों में युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। ईरान में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। इजराइल को भी काफी नुकसान हुआ है, कई लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। लेकिन इसका असर सिर्फ इन देशों तक नहीं रुका। गजा में जहां इजराइल और हमास पहले से लड़ रहे थे, वहां बमबारी तेज हो गई। 200 से ज्यादा लोग मारे गए, ज्यादातर आम नागरिक थे। दुनिया की अर्थव्यवस्था भी डगमगाई। तेल की कीमतों में उछाल देखा गया। अगर ईरान ने हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद कर दी होती तो वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये युद्ध ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोक पाया? ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये कहानी थी सत्ता की, डर की और भविष्य की। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे फैसले कितने दूर तक असर करते हैं। क्या हम डिप्लोमेसी की ओर आगे बढ़ेंगे या फिर युद्ध की ओर? ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइए। शुक्रिया।